हेलो, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आयरन सिंह, आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसमें हिस्ट्री, जीएस में हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो जीएस में हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन उसका तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उसका फाउंडेशन तैयार करने के लिए एनसीईआरटीज़ बुक से बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स का, ये पूरी एक सीरीज़ होगी, जिसका पहला वीडियो ये है जो आपके सामने अभी मैं करने वाला हूँ, डिस्प्ले होगा पूरा। तो ये पहला चैप्टर जैसा कह रहे हैं, तो इसको हिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब हिस्ट्री हम किसको कहते हैं, क्या होती है हिस्ट्री, इसको जान लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को अगर हम बेसिकली समझें तो क्या है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह कैसे बनी, मतलब जिस वर्ल्ड में, जिस सिचुएशन में अभी हम हैं वो कैसे बना, मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें कालक्रम में हुई, उसकी जो स्टडी होती है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। जैसे वेरियस टाइप की चीज़ें हम देखते हैं, उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके इकोनॉमी को देखते हैं, टाइम बाय टाइम क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुआ, उसके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं। इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे कि स्टोन एज क्या थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, या वैदिक कल्चर क्या था, एंड सो ऑन, इस तरह की आगे की चीज़ें। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स मेनली होते हैं। पहला होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मतलब आप उसका टाइम पीरियड ये नोट कर सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज से लेकर 700 एडी तक का। और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में भी 3 पार्ट भी माने जाते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। इसी तरह प्रोटो हिस्टोरिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, और हिस्टोरिक एज में उसके आगे के जो भी आपके मतलब साम्राज्य वगैरह बनते हैं वो होते हैं। इसी तरह मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड 700 एडी से लेकर 1707 एडी तक होता है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट होता है, जो 1707 एडी से लेकर 1947 तक का माना जाता है। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी होती है। तो इस तरह हिस्ट्री मतलब डिवाइड होती है। अब जो ये आपकी बुक है अवर पार्ट्स, ये आपकी फर्स्ट है, मतलब 6 क्लास की है। तो इसमें मतलब मेनली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये क्या कह रहा है चैप्टर। चैप्टर आपका कह रहा है कि वॉट वेयर हाउ एंड व्हेन। वॉट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, और व्हेन मतलब होता है कब। मतलब सीधी बात है कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई वो वॉट मतलब क्या हुई, वेयर मतलब कहाँ पे हुई, वो जगह कौन कौन सी थी, हाउ मतलब कैसे हुई, और व्हेन मतलब कब हुई, मतलब वो पूरा टाइम पीरियड क्या था, ये जानना, यही हिस्ट्री का मतलब शुरुआत होता है, इंट्रोडक्शन यही होता है। चलिए फिर देखते हैं रसीदास क्वेश्चन। रसीदा क्या क्वेश्चन कर रही है? रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। कैसे, कौन सी हेडलाइन थी? 100 years ago। मतलब रसीदा एक लड़की है जो पेपर पढ़ रही है बैठ के। तो उसकी मतलब उसकी नज़र पड़ती है किस हेडलाइन पे? 100 years ago। तो वो ये सोचने लगती है कि 100 years ago अच्छा क्या हुआ होगा। मतलब वो इसका मेनली यही है कि वो यही सोचती है कि 100 years ago क्या हुआ होगा। हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। क्या वो सोचने लगती है कि कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, और मतलब कैसे जाना जा सकता है ये चीज़ें कि इतने साल पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो वो आप हिस्ट्री की हेल्प से जान सकते हैं। बेसिकली जब हिस्ट्री सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों को आप जान सकते हैं। आगे हेडिंग ये कह रहे हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब कि कैसे पता लगाएं, हम कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था, किस बारे में, हम कैसे पता लगाएं। यस्टरडे मतलब यस्टरडे के बारे में, कल के बारे में कैसे पता लगाओगे? यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड न्यूज़पेपर। मतलब करंट की कोई भी अगर आपको बात जाननी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप रेडियो सुन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? टेलीविज़न देख सकते हैं, मतलब टेलीविज़न में न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट का, इससे आप करंट की न्यूज़ जान जाएँगे। अच्छा, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की अगर कोई बात हो तो कैसे जानेंगे? आस्क समबडी हू रिमेंबर्स, किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसको याद हो उस टाइम के बारे में, उससे जान सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पुराने टाइम के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? जैसे 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल,
इसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम जान सकते हैं। जैसे एंशियंट पीरियड को जब हम मतलब जानना शुरू किया तो कैसे जाना? हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मदद से जाना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मदद से हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हमको कॉइन्स मिलते हैं, इस तरह की वेरियस चीज़ें मिलती हैं जिससे हम उस टाइम पीरियड की चीज़ों को जान पाते हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? हम क्या जानते हैं? मतलब अभी हम क्या जान सकते हैं? पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। क्या? व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, हम ये जान सकते हैं। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, मतलब लोग क्या पहनते थे, इसको भी हम जान सकते हैं। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, अच्छा वो कौन से घर में रहते थे, ये भी जान सकते हैं। मतलब आज भी तो लोग यही कर रहे हैं, आज भी लोग खाते हैं, आज भी लोग पहनते हैं, आज भी लोग घर में रहते हैं। तो उस टाइम पीरियड में लोग कैसे रह रहे थे, इसको हम जान सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, मतलब शिकारियों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि पहले क्या थे, पहले लोग खाना पकाना नहीं जानते थे, तो पहले क्या थे, हंटर्स थे, शिकारी थे। हडरर्स मतलब क्या होता है, चरवाहे या पशुपालक, मतलब जो चरवाहे होते हैं या पशुओं को पालने जानवरों को पालते हैं, उनको हर्डर्स कहा जाता है। फार्मर्स मतलब किसान, रूलर्स मतलब शासक, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी जो व्यापार करते हैं और व्यापार करते हैं। इसी तरह आगे है प्राइस्ट और क्राफ्ट्स पर्सन मतलब शिल्पकार, आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट के बारे में हम मतलब जान सकते हैं। म्यूजिशियन मतलब साहित्य जो करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के बारे में जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर्ड एंड द प्लेस दे शॉ, द सॉन्ग्स दिस सैंग। मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब कह रहे हैं कि हम उस टाइम की सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोसाइटी में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, लोग कैसे घरों में रह रहे हैं। उसी तरह वहाँ के टाइप ऑफ लोग कैसे हैं, मतलब कोई तो आपका चरवाहा है, कोई पशुपालक है, कोई आपका पुजारी है, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड है, कोई रूलर है यानी शासक है, कोई मर्चेंट है यानी व्यापारी है। इस तरह बहुत तरह, कोई साइंटिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई क्राफ्ट्स पर्सन्स है, मतलब कि शिल्पकार है, शिल्पी टाइप के हैं। तो इन लोगों के बारे में हम जान सकते हैं हिस्ट्री की हेल्प से। पास्ट में ये लोग कैसे थे, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, ये सब हम जान सकते हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? वेयर डिड पीपल लिव, अगला कह रहे हैं लोग कहाँ रहते थे। अच्छा ये भी तो जानना जरूरी है कि लोग किस जगह पे रहते थे। क्या पूरे देश में लोग रहते थे? क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि लोग रह सकते थे हर जगह, या कुछ मतलब कि नेचुरल ऐसी चीज़ें थी कि जो दिक्कत पैदा करते थे, डिजास्टर थे, क्या ऐसी चीज़ें थी? तो वो कह रहे हैं फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अब नर्मदा रिवर को फाइंड करिए, ये ऐसा कह रहे हैं। अभी क्या बताना चाह रहे हैं ये देखिए, ये आपकी है, ये नर्मदा रिवर, ये रही आपकी नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर के बारे में ये है कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक प्लेटो से ये निकलती है, मतलब इसका ओरिजिन है, और ये फिर जाके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और ये जो है नर्मदा रिवर, ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि वेस्ट की साइड बहने वाली ये रिवर वेस्ट की तरफ बहती है। तो वेस्ट की साइड बहने वाली ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मतलब मानी जाती है। तो अच्छा यहाँ देखते हैं कि चलिए नर्मदा रिवर के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं क्या ये नर्मदा रिवर के बारे में हमको बताना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब लाखों साल पहले लोग इस नदी के तटों पर, बैंक्स पर मतलब तटों पर रह रहे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब जो शुरू में प्राचीन मतलब पहले शुरू आरंभिक चरणों में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो क्या थे, स्किल गैदरर्स थे। स्किल गैदरर्स मतलब कि काफ़ी मतलब कुशल, स्किल मतलब कुशल होता है, और गैदरर्स मतलब कि किसी चीज़ों को इकट्ठा करने वाला। तो स्किल्ड गैदरर्स का मीनिंग क्या होगा? स्किल गैदरर्स का मतलब ये होगा कि उनको ये चीज़ें पता थी कि हमारी लाइफ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब हम क्या चीज़ खाएं जो हमारे लिए सही हो। मतलब जंगल थे चारों तरफ, तो उनको ये नॉलेज हो रहा था कि ये मेरे लाइफ के लिए सही है, या दूसरी चीज़ मैंने खाई तो मुझे ये हार्मफुल हो सकती है, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसको स्किल थी, उनके अंदर इस चीज़ की स्किल मतलब पैदा हुई, तो उन्हें स्किल गैदरर्स कहे। सब लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप हो रही थी।
दैट पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, और वो मतलब कि इकट्ठा करते थे अपना भोजन। और दूसरी यहाँ बात ये है कि गैदर्ड मतलब कि वो पकाते नहीं थे, वो इकट्ठा करके भोजन कर रहे थे। कब? लाखों साल पहले। कहाँ पे? नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। दे न्यू अबाउट द वास्ट wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and the other forest produce for their food। मतलब क्या क्या वो इकट्ठा कर रहे थे? जड़ें इकट्ठा कर रहे थे, और कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स इकट्ठा, फल इकट्ठा कर रहे थे, और जो जितनी चीज़ें फॉरेस्ट में थी उनके लाइफ के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवर भी मारते थे, मतलब वो जानवर मारते थे। जाहिर सी बात है कि कोई खाना नहीं पकाते थे, वो इधर उधर से अपना खाना इकट्ठा करते थे, तो जानवरों को भी वे मारते थे। ये सब कब? लाखों साल पहले नर्मदा रिवर के मतलब बैंक्स पे ऐसा चीज़ें वो कर रहे थे। आगे क्या लिखा है? नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए सुलेमान और किरथर, ये देखिए किरथर और सुलेमान हिल्स के बारे में पता लगाने का है। ये जो आपका आज के पाकिस्तान में एरिया आ रहा है, तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं? सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां इंसानों ने सबसे पहले फसलें उगाना शुरू की। कौन सी फसलें यहाँ पे इन्होंने उगाना शुरू करी? क्रॉप्स सच एज वीट, मतलब पहले गेहूं उगाया, एंड बैरले मतलब बैरले मतलब बार्ली मतलब कि, और जौ उगाया। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो लोकेटेड हेयर, मतलब 8,000 साल पहले लोगों ने यहाँ पहले वीट यानी गेहूं उगाया और बार्ली उगाया, बार्ली मतलब जौ उगाया। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज, और लोगों ने पालना शुरू किया। कौन से एनिमल? जानवरों को पालना शुरू किया। कौन सा? सीप, सीप यानी भेड़ को पाला, गोट, गोट यानी बकरी को पाला, और कैटल, कैटल में मतलब मवेशी होता है, जिसका अर्थ होता है गाय या गाय भैंस या बैल, इस तरह के मतलब पाला। एंड लिव्ड इन विलेज, और कहाँ रहे? गाँवों में रहे। अब देखिए दो अलग अलग बातें बताई। पहले नर्मदा रिवर के बारे में बताया जहाँ लाखों साल पहले लोग किस तरह रहना शुरू किए। फिर उसके तुरंत बाद सुलेमान और किरथर हिल्स के एरिया के बारे में बताया। ये वाला जो एरिया था इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे लोग पहले फसलें उगा रहे थे, लेकिन इसका टाइम पीरियड अलग है। ये आपका 8,000 साल पहले की बात है, वो लाखों साल पहले की बात थी, तो टाइम पीरियड अलग अलग हो रहा है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग की भी बातें ये बता रही हैं कि कैसे आप मतलब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरियाज वर वुमेन एंड मैन, जहाँ पे मतलब फसलें उगाई और जानवरों को पाला। जानवर में सीप, गोट और कैटल थे, और वो गाँवों में रहते थे। आगे कह रहे हैं लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब गारो और विंध्यास की बात करें हिल्स की, ये आपका गारो है, और विंध्यास हिल्स आपकी ये रही, ये विंध्यास हिल्स है, ये मिडिल में है। और ऊपर देखते हैं अब क्या ये इसके बारे में बताने की कोशिश करें। नॉर्थ ईस्ट में आपकी गारो है। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ ऐसे एरियाज थे वेयर क्या था? वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर कृषि मतलब शुरू हुई, एग्रीकल्चर शुरू हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, मतलब विंध्यास के नॉर्थ में ऐसे एरियाज हैं जहाँ सबसे पहले क्या हुआ? जहाँ सबसे पहले राइस यानी कि चावल आपका उगाया गया। वो एरिया कहाँ है? विंध्यास के, मतलब कि विंध्यास के आपके नॉर्थ में वो एरियाज हैं। चलिए ठीक है, आगे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस रिवर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या करें? इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज का पता लगाइए। तो ये आपकी ये रही आपकी इंडस, ये भी आज के पाकिस्तान में है। इंडस रिवर ये आपकी यहाँ पे रही, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये क्या हैं आपकी? ये झेलम है, आपकी चिनाब है, आपकी रावी है, सतलुज है, व्यास है। इसकी 5 जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा ट्रिब्यूटरी रिवर्स की भी डेफिनेशन उन्होंने दी कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जिसको हिंदी में सहायक कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर, मतलब ऐसी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाके मिल जाती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, मतलब इन रिवर्स के बैंक्स पर कुछ मतलब शहर डेवलप हुए। अच्छा ये किन शहरों की बात कर रहे हैं? देखिए ये आपके बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हिंदी में कहते हैं,
उसकी ये लोग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 40, और इसका टाइम पीरियड 4700 ईयर्स एगो की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। अब ये इंडस रिवर की बात कर रहे थे, अब गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज है, 2500 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोट्स, मतलब समुद्र के तट पर भी थे यहाँ पे, मतलब चीज़ें हुई। तो यहाँ पे अब आगे क्या कह रहे हैं, लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन का पता लगाइए, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब देखिए गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी सोन कहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा गंगा, ये आपकी गंगा रिवर है और इसकी ये ट्रिब्यूटरी आपकी सोन रिवर है। तो इससे बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं। 16 महाजनपद का टाइम पीरियड क्या है, 2500 ईयर्स एगो, उसी की ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा आर वॉज नोन एज द मगध। मतलब गंगा के साउथ में एक एरिया था जिसको क्या कहते थे, मगध। अब 16 जो महाजनपद थे उसमें मगध सबसे बड़ा और सबसे मतलब पावरफुल था। तो वहाँ पे इसमें और भी थे, जैसे अवंती था, वज्जी था, कुरु था, इसी तरह मगध था। तो मगध के बारे में बता रहे हैं। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो आज का बिहार का एरिया है और गया का एरिया है, वो मगध के रूप में उस टाइम था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, उसके जो शासक थे बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और काफ़ी बड़ा किंगडम उन्होंने स्थापित किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और अलग पार्ट्स में भी, वही बताया ना कि मगध तो केवल एक था, बाकी 15 और भी थे ना, 16 महाजनपद थे, तो सब पूरे कंट्री के अलग पार्ट्स में भी ये मतलब कि थे, बिछे हुए थे और भी थे। आगे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्राएं किया करते थे। मतलब जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। अब क्यों करते थे, द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। मतलब जो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ियाँ थी, जो हिमालय भी बड़ा था ये था, और रेगिस्तान था, रिवर्स थी, नदियाँ थी, सी समुद्र थे, ये सब क्या करते थे, ये सब नेचुरल डिजास्टर का काम करते थे। मतलब डेंजरस हुआ करते थे एक टाइम पर, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा इम्पॉसिबल ये आपकी ट्रैवलिंग को बना दे रहे हैं, लेकिन तब भी आज के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट उस टाइम पर था, ट्रैवलिंग था। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि अच्छा इतना डिफिकल्ट था तो लोग क्यों ट्रैवल कर रहे थे। तो आगे लिखा है, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मतलब क्या कहते हैं, लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको जीविका कहते हैं, उसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर रहे थे। एज ऑल्सो तो स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब नेचुरल डिजास्टर आते थे, लाइक कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर आते थे, फ्लूड्स आता था और ड्राउट्स आता था। मतलब या तो बाढ़ आ जाती थी या तो सूखा आ जाता था। तो इन सब की वजह से वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर रहे थे, ऐसा ये बता रहे हैं। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, मतलब कुछ टाइम पर कुछ कभी कभी जो लोग थे वो आर्मीज में मार्च करते थे, कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स, या दूसरे लोगों की ज़मीन को हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवान्स और शिप्स, मतलब जो व्यापारी थे वो कारवा या शिप्स में करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, मतलब काफ़ी उपयोगी चीज़ों को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो क्या थे, मर्चेंट्स थे, वो व्यापारी थे, तो इसलिए काफ़ी मतलब जो वैल्यूएबल गुड्स थे उनको लेके करते थे। ठीक, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिलीजियस टीचर्स, मतलब जो धार्मिक लोग थे, धार्मिक गुरु जो थे, टीचर्स थे, वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। मतलब कि गांव गांव जाके अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसी टाइम पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का मतलब कि स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि एंशियंट इंडिया में सब है जो आप आगे पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। तो यही उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि रिलीजन टीचर्स थे जो एक गांव से दूसरे गांव तक, मतलब या एक टाउन से दूसरे टाउन तो जाते थे, अपना मतलब उपदेश देते थे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। बहुत लोग ऐसे थे जो एडवेंचर के लिए जाते थे, मतलब वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, मतलब वो चाहते थे कि नई नई जगह हम ढूंढें, ऐसे भी लोग थे।
मतलब बाकी तो कई थे जो लाइवलीहुड के लिए जाते थे, कुछ थे जो मतलब कि रिलीजियस टीचर्स थे, कुछ थे जो मर्चेंट थे इसलिए ट्रैवलिंग कर रहे थे, कुछ थे जो आर्मीज़ में थे वो ऐसा कर रहे थे मतलब आगे के टाइम में। लेकिन कुछ ऐसे थे जो क्या थे, एक्साइटेड प्लेस के लिए कर रहे थे, मतलब ऐसे लोग भी थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इससे क्या होता है, लोगों के बीच आइडियाज़ एक दूसरे में शेयर हो रहे थे। ये तो हो गया ट्रैवलिंग की बात। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि दिस इज़ द यहाँ क्या लिखा है एक सेकंड, दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का मैप है पूरा, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये पूरा साउथ एशिया में आते हैं। एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार साउथ एशिया है। अब साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ एशिया को कभी कभी हम सब कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम सुने होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप। ये क्यों कहा जाता है? वैसे तो ये सारी कंट्री कहाँ पे हैं, ये सारी कंट्री आपकी कौन से कॉन्टिनेंट में रह रही हैं? ये सारी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में। लेकिन सब कॉन्टिनेंट अच्छा किसको कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है? तो यहाँ लिखा है ऑफन साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ ए स्मॉलर, जबकि ये छोटा है देन अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। रेस्ट ऑफ द एरियाज के मतलब इसकी बाउंड्री क्या बनाती हैं? सीज बनाते हैं, हिल्स बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, समुद्र, पर्वत और पहाड़ इसके बाउंड्रीज बना रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। इसको कॉन्टिनेंट नहीं कह रहे, सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट शुरू होगा। लुक एट द मैप वन वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटाइस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या कह रहे हैं? वाइल इट इज़ अ डिफिकल्ट टू क्रॉस द फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल ऑफ माउंटेन्स। मतलब ये जो उनकी बाउंड्रीज हैं इनको पार करना बहुत टफ था, फिर भी जिन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस द सीज, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स एंड सेटल्ड हेयर। मतलब यहाँ कह रहे हैं कई ऐसे लोग थे जो बाहरी जो थे यहाँ पर आए और बस गए, मतलब यहीं के होके रह गए। कई जैसे आर्यन जो होते हैं, इनके बारे में, आर्य के बारे में जो कहा गया, जो वैदिक कल्चर से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बाहर से आए थे। कुछ थ्योरीज हैं कि नहीं वो यहीं के थे। इसी तरह की चीज़ें बहुत सारे थे, अभी आप पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में। तो ये ऐसे थे जो कहा, क्या कह रहे हैं कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट, मतलब के सब कॉन्टिनेंट में आए एंड सेटल्ड हेयर, और यहाँ रह गए। दीज मूवमेंट ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशंस, मतलब जो अपना हमारा कल्चर था उसको इन्हेंस किया। क्यों? क्योंकि वो वेरियस तरह के कल्चर लेके आए और यहाँ पे हमारे कल्चर से मिला, तो दोनों के मिक्स होने से जो एक मतलब इन्हेंस्ड कल्चर हमारा डेवलप हुआ। पीपुल हैव सेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, मतलब जो पत्थर तराशने के नए तरीके उन्होंने बताए। कंपोजिंग म्यूजिक, मतलब कैसे म्यूजिक तैयार किया जाता है ये बताया। इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और फूड जो था उसके बारे में कैसे कुक किया जाए ये बताया। अब आगे क्या कह रहे हैं? नेम्स ऑफ द लैंड। अब सबसे बड़ी बात है, जो भारत नाम है या इंडिया नाम है वो कैसे पड़ा? काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात आपको बताएंगे। देखिए क्या लिखा है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, दो वर्ड हम अपने देश के लिए यूज़ करते हैं, वो सबको पता है कौन कौन से वर्ड हैं। वो पहला है इंडिया और दूसरा है आपका भारत। मतलब इंडिया भारत हम दोनों का यूज़ करते हैं। ये कहाँ से आया? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। कहाँ से आया? इंडस। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु रिवर की बात की थी मैंने, तो उसी तरह इंडस, इंडस शब्द से आया। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है, इंग्लिश में उसको इंडस कहा जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब ईरान और ग्रीस को पता लगाने क्यों कह रहे हैं आगे देखते हैं। द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो ईरानी और ग्रीक्स आए नॉर्थ वेस्ट से अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो जो आए थे एज एगो, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, और इंडस को जानते थे। कॉल्ड इट द, मतलब इंडस को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हिंदोस और इंडोस कहा। मतलब जो इंडस रिवर को, जो ये कौन थे? ईरानी और ग्रीक जो थे वो आए 2500 ईयर्स एगो, उन्होंने इंडस रिवर को क्या कहा? हिंदोस और इंडस कहा। और द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो ईस्ट में ये लैंड थी उसको क्या कह दिया? इंडिया। तो इंडिया नाम वहाँ से आपका पड़ा है, ठीक। और ये ईरानी ग्रीक कौन से? तो याद करिए सिकंदर के बारे में एक मिलता है कि उसी टाइम पीरियड में सिकंदर भी आया था। द नेम भारत, भारत जो पड़ा, भारत नाम कहाँ से पड़ा?
वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के लिए कहा जाता था, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, इनका ये शब्द कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद कहाँ से रिलेटेड है, ऋग्वेद वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, ये 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था, कौन सा, ऋग्वेद। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में ये किस चीज़ के लिए यूज़ होने लगा, ये आपका कंट्री के लिए आगे यूज़ होने लगा। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब ये हम कैसे जाने, मतलब भूत के भविष्य, मतलब कैसे हम जाने कि पहले टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, अब ये बता रहे हैं। देर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं मतलब पास्ट के बारे में। वन इज टू सर्च फॉर अ रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग टाइम, सबसे ज़्यादा वो है क्या है, हम बुक्स को पढ़ें, उस टाइम जो लिटरेचर लिखा गया उसको पढ़ें, उससे हम उस टाइम की चीज़ों, जैसे आज के टाइम में कोई लिटरेचर लिखा जाए तो आज की सोसाइटी के बारे में लिखा जाएगा, उसी तरह उस टाइम का। और सबसे ज़रूरी बात है कि उस टाइम का जो लिटरेचर था बहुत इन्हेंस था, काफ़ी अच्छा था, मतलब संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है, प्राकृतिक लैंग्वेज में भी लिखा गया है, लेकिन उसका बहुत अच्छा मतलब इन्हेंस था, और उसकी हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री को जान पाते हैं। आगे क्या लिखा है, देयर आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब कि एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट जिसकी हिंदी होती है पांडुलिपि, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो यही है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। ठीक, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में क्या करें, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग हैंड होता है, इसीलिए इसको हाथ से लिखा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। देयर वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये पाम लीफ पे मतलब लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बर्क ऑफ द ट्री नोन एज बर्च, एक बर्च नाम का ट्री होता है जो कहाँ होता है, हिमालयाज पे होता है, ग्रो करता है, उस पे ये लिखा जाता है। ये देखिए बर्च ट्री की मतलब कि बार्क पे एक लिखा आपका, ये देखिए मैंने स्क्रिप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना ये लिखा, क्योंकि उस टाइम पे पेपर वगैरह नहीं थे, तो इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था। तो लेकिन इससे क्या होता था, इससे कुछ नुकसान भी थे। इससे ये था कि ओवर द ईयर्स एगो मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन, मतलब उस समय के साथ कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो खा ली गई। किसके द्वारा खा ली गई, अब देख सेकंड पे, किसके द्वारा खा ली गई, इन इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ों द्वारा खा ली गई। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, मतलब कई सारी खा ली गई लेकिन कुछ क्या हुई, सर्वाइव्ड, मतलब वो अभी भी हैं हमारे पास। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये जो बुक्स हैं हर तरह के उनके साथ डील करती है। देखिए थोड़ा लाइन में, ऑफन प्रिजर्व्ड, जो ऑफन प्रिजर्व्ड कहाँ की जाती है, टेम्पल्स में प्रिजर्व की जाती हैं, या तो मोनेस्ट्री यानी मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व किया जाता है। मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है, मठ होता है, मतलब मठ इंग्लिश में, जैसे जैसे बौद्ध मठ होते हैं, या आश्रम आप कह सकते हैं, विहार इसका हिंदी होता है। तो टेम्पल्स मंदिरों में या आश्रमों मठों में ये मतलब प्रिजर्व की गई। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, हर तरह के सब्जेक्ट से ये डील करती हैं। कौन कौन से, रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब रिलीजियस धर्म से रिलेटेड जो था, प्रैक्टिस जो थे, प्रैक्टिसेस जो थे, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं के जीवन के, मेडिसिन्स, मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड, और साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड, हर मतलब हर फील्ड में, ये हर फील्ड में लिखी गई। ये नहीं था कि सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों के बारे में ही लिखा गया, ये हर फील्ड के बारे में लिखी गई। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, कुछ महाकाव्य भी हैं, पोएम्स भी हैं, प्लेस भी हैं। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, ये ज़्यादातर किस में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। अदर वर इन प्राकृतिक, और कुछ किस में लिखी गई हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखी। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य आम जनता जिसको यूज करती थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी, एंड तमिल थी। ठीक, अब आपको ये मैं बता दूं कि जो जैन लिटरेचर है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में ही लिखा गया है, और जो क्या कहते हैं बौद्ध लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसी तरह संगम लिटरेचर एक होता है जो साउथ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ हमको बताता है। आगे क्या कह रहे हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडी, हम और क्या स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस की हिंदी होती है अभिलेख। आपने सम्राट अशोक यानी अशोक द ग्रेट का सुना होगा, तो उन्हीं का इंस्क्रिप्शंस उन्होंने खूब लिखवाए हैं, तो उन्हीं के इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख की ये बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देयर आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल, जो स्टोन एंड मेटल पर लिखी जाती हैं, जो काफ़ी हार्ड सरफेस होती है, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इन
इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। मतलब कभी कभी राजा क्या करते थे, इस पे पत्थरों पर लिखवा देते थे, वही इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, जिससे अपने आदेशों को लिखवाते थे, जिससे लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसको ओबे कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। मतलब कई बार ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें नॉर्मल आम जनता, राजा रानी भी अपने अपने और साथ में आम जनता भी अपने रिकॉर्ड लिखवाती थी। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। मतलब राजा जो जीतते थे बैटल, युद्ध में जो जीतते थे, लड़ाइयाँ जीतते थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखवाते थे। अब देखिए यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन दिया गया है, द क्या एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 20 to 50 ईयर्स एगो एंड वॉज फाउंड इन द कंधार प्रेजेंट डेट इज अफगानिस्तान। ये कंधार अफगानिस्तान से मिला है। ये जो इंस्क्रिप्शन है क्या है, इट वॉज इंस्क्रिप्शन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोक। अब देखिए सम्राट अशोक, अशोक द ग्रेट के बारे में जिन्होंने कराया था, उन्हीं के बारे में ये लिखा है कि उन्होंने ही ये लिखवाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7, बताया ना चैप्टर 7 में, अभी आप इसको रीड करेंगे आगे। वेन वी राइट एनी थिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब हम कुछ लिखते हैं तो स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइंस। स्क्रिप्ट किससे बनती थी, लेटर से बनती थी और साइंस से बनती थी। वेन वी रीड वॉट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। जब हम कुछ लिखते हैं, मतलब लिखा हुआ पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक, द इंस्क्रिप्शंस वर इन स्क्रिप्ट इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। जो ये लिखे गए हैं, किस में लिखे गए हैं, ग्रीक, ऊपर वाला लिखा है आपका ग्रीक में और नीचे वाला अरामैइक में लिखा गया। ये वहाँ पर बोले जाने वाले थे। विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, उस एरिया में, मतलब अफगानिस्तान के एरिया में ये बोली जाती थी, इसीलिए इसमें लिखा गया है। वैसे इंडिया में जो सम्राट अशोक के मिले हैं इंस्क्रिप्शंस, वो मेनली ब्राह्मी मतलब स्क्रिप्ट हैं, उसमें लिखा गया। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यानी हिंदी में इसको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड द स्टोन एंड ब्रिक। मतलब जो पत्थर होते हैं, ईंटें होते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, पेंटिंग्स को इकट्ठा करते हैं, और क्या है, स्कल्पचर को भी इकट्ठा करते हैं। पेंटिंग मतलब चित्र होता है, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ होती हैं, तो इन सबको ये इकट्ठा करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये खुदाई भी करते हैं। टू फाइंड टूल्स वेपन्स, टूल्स मतलब औजार, वेपन मतलब हथियार, पॉट्स मतलब बर्तन, पैंस और ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है गहने, एंड कॉइन्स, कॉइन्स मतलब होता है सिक्के। ये सब ये खुदाई करके मतलब कि निकालते हैं। कौन निकालता है, आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं इसको। ये मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने लगे, इसका भी परमिशन ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड, क्ले एंड मेटल। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ, जो ये वाले ऑब्जेक्ट हैं किससे मेड होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, या अदर कैसे, बेक्ड मतलब पकी हुई मिट्टी से बनते हैं, या मेटल से बने होते हैं। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल, मतलब कि जो कभी ना मिटने वाले सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक मतलब कि बने रहते हैं। ऐसे चीज़ों से ये बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे मेटल और ये सब चीज़ों से ये बनाए जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक है, यहाँ पर एक पॉट है, आप देख सकते हैं, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। मतलब ऐसे पॉट्स कब यूज़ होते थे, 4700 ईयर्स एगो के टाइम में यूज़ होते थे इस तरह के पॉट्स। तो इस तरह के पॉट्स यानी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, राइट। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इज यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। इस तरह के कॉइन्स उस टाइम यूज़ होते थे, जो किसके थे, सिल्वर के कॉइन्स थे, उस टाइम यूज़ होते थे। आगे ये कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, मतलब हड्डियों को देखते थे, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जानवरों की, बर्ड्स की और फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, मतलब लोग उस टाइम क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स
सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, मतलब प्लांट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट द सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, मतलब कि अगर जो बीज होते हैं वो, और या अनाज के जो बीज होते हैं वो, मतलब कि अगर जले हुए फॉर्म में होते हैं तो सर्वाइव्ड इन अ शेयर्ड फॉर्म, मतलब वो जले फॉर्म में पाए जाते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब क्या, तो आगे कहते हैं हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री को मतलब पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं उनको। तो जो ये हिस्टोरियंस होते हैं, मतलब और जो आर्कियोलॉजी से प्राप्त चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं। तो वो क्या, जो ये सब चीज़ें मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, सोर्स के रूप में उनको देखते हैं, उनको सोर्स कहते हैं। किन किन चीज़ों को, मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों को, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों को, और आपका ये यहाँ पे क्या है, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, एंड आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व अवशेष जो होते हैं, इनको इस फॉर्म में देखते हैं। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, मतलब जब ये सोर्स हमें मिल जाते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ना और ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। ठीक, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, क्योंकि हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग से इसको समझ पाते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट वॉट आवर पास्ट, मतलब ये जो हिस्टोरियंस होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, एक जासूस की तरह होते हैं। वो यूज़ ऑल दिस सोर्सेज, जो ये सोर्स मतलब इनको मिलते हैं, इन ये सोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, क्लूज़ की तरह यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए हिस्ट्री की चीज़ों को, हिस्ट्री की चीज़ों को पता लगाते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। वन पास्ट और मेनी, क्या पास्ट एक है या बहुत सारे हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक, क्या तो आपने टाइटल को नोटिस किया, यहाँ क्या लिखा, आवर पास्ट लिखा है, पास्ट नहीं लिखा, पास्ट मतलब प्लूरल में। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट पार्ट्स इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब पार्ट्स जो था वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट टाइप का था। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फॉर्मर्स और डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, मतलब जो पशुचारक होते थे, किसान होते थे, उनका जीवन राजा और रानियों से अलग होता था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सनस, मतलब जो व्यापारियों का जीवन जो होता था वो शिल्पकारों से अलग होता था, एंड सो ऑन। मतलब जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, मतलब अंतर आपको दिखता है, डिफरेंस दिखता है, उसी तरह उस टाइम भी था। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब देश के अनेक हिस्सों में लोग तरह तरह की चीज़ें, मतलब भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें मतलब अपने कस्टम में अपनी प्रैक्टिस करते हैं कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, मतलब फिशिंग, हंटिंग और एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब आज के टाइम में अंडमान आइलैंड पे जो भी लोग हैं वो कैसे अपना भोजन मतलब अपना खाना कैसे लेते हैं, फिशिंग के द्वारा, फिशिंग हंटिंग के द्वारा, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं चीज़ों को। बाय कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जबकि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर की सप्लाई किए हुए फूड पर डिपेंड करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब फॉरेस्ट जो मतलब फार्मर होते हैं वो गांव में उगाते हैं, फिर उसके थ्रू वो शहरों में पहुंचता है और उस हिसाब से वो करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. हम राजाओं की लड़ाइयों के बारे में और उनके बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लड़ाइयों का मतलब रिकॉर्ड रखा था, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा था, इसीलिए हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक एंड गैदरर्स, farmers or herders did not kept record of the what they did,
इसके बजाय जो क्या हंटर्स मतलब शिकारी थे, फिशिंग फॉक थे मतलब मछुआरे थे, गैदरर्स मतलब वही जो इकट्ठा करते थे चीज़ों को, फार्मर जो किसान थे, और जो हडर्स थे, डिड नॉट केप्ट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे देयर वॉट जो उन्होंने किया उसका रिकॉर्ड वो नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी, लेकिन जो पुरातत्व है, आर्कियोलॉजी जो है, हेल्प अस टू फाइंड आउट वॉट दे लिव्स, हमें हमारी मदद करती है कि वो कैसे जीवन जीते थे। देयर इज़ मच देन रिमेनिंग अननोन, मतलब अभी भी बहुत कुछ जानना मतलब बचा है। मतलब ये पूरा कहना चाहते हैं कि राजाओं का जीवन और नॉर्मल लोगों का जीवन अलग अलग था। इसीलिए इतिहास को हम सिर्फ उनके लिए नहीं पढ़ते हैं कि सिर्फ हम राजाओं की लड़ाइयों को पढ़ें या वो उन्होंने कैसे कहाँ तक शासन किया उसको पढ़ें, हम और लोगों की भी लाइफ को देखें। अब व्हाट डू डेट्स मीन, अब डेट्स को का हम कैसे पता लगाते हैं इसको देखते हैं। तो डेट्स यहाँ पे काफ़ी बेसिकली दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे जब हिस्ट्री को पढ़ा जाने लगा तो वहाँ डेट्स के लिए मतलब एक बेस ईयर की ज़रूरत थी। तो उस बेस ईयर को क्या माना गया, जीसस क्राइस्ट के जन्म को बेस ईयर के रूप में माना गया। तो जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के जो ईयर थे उनको हमने क्या कहा, बीसी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बीसी का, जिसका पूरा मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि मतलब कि ईसा मसीह के या जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के जो टाइम है उसको बीसी या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और उसके उनके बाद जन्म के बाद के टाइम को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। एडी या उसको इंग्लिश में कहते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ये होता है कि मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान के क्राइस्ट के जन्म के वर्ष को हम कहते हैं एनो डोमिनी। तो अगर जैसे 2012 है तो एडी 2012 लिख सकते हैं, या एडी 2024 जैसे इस टाइम चल रहा तो लिख सकते हैं। लेकिन अब इस टाइम क्या है, सीई, मतलब कि हम सीई वर्ड को यूज़ करने लगे एडी, जबकि सीई का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन इरा। मतलब सीई का फॉर्म क्या होता है, कॉमन इरा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एडी की जगह हम सीई यूज़ करने लगे हैं और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा हम यूज़ करने लगे। तो दोनों सिमिलर ही हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप 2024 एडी भी कह सकते हैं, 2024 सीई भी कह सकते हैं। तो यही है ओवरऑल। तो यहीं पे आपका चैप्टर क्लोज़ होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।